Good afternoon to all of you. Today's lecture is going to be all about the formation of companies, यानी कंपनी के बनने में कौन कौन से प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें 3 स्टेजेस आप यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं। एक रे डायग्राम के अंदर मैंने प्रेजेंट किया है। यहाँ 3 स्टेजेस होते हैं। पहला इज़ द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, द सेकेंड वन इट्स इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन एंड द थर्ड वन इज़ द कॉमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रमोशन की बात करेंगे कि कंपनी का प्रमोशन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, हाउ डज दिस हैपन। प्रमोशन का ऑफ अ कंपनी का मतलब अंडर कंपनी लॉ हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी के फॉर्मेशन से पहले कुछ ऐसे लोग, सम पर्सन्स, जिनका इंटेंशन है कोई एक एसोसिएशन बनाने का या कंपनी बनाने का, they are going to take necessary steps to bring that particular association or to bring into existence that particular company, no? So the next question which should pop up into your mind is कि वो लोग जो इकट्ठा होते हैं या which the persons who come together to form a company, उन्हें हम क्या कह सकते हैं। तो ऐसे सारे लोग जो those who come together to initiate the process of the formation of a company, they are called as promoters। तो ये 2 tier step लेते हैं। पहला, they conceive the idea to form the company and also they take necessary steps to complete the formalities of incorporation and the registration, which you have already seen is the second stage of a formation of a company। तो नाउ लेट्स सी कि हम कंपनी के फॉर्मेशन को प्रमोट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम किसी कंसर्न फील्ड के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की खोज करेंगे, यानी टू डिस्कवर दी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो साथ ही साथ में उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर काम करने के लिए हम फंड्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे और बिजनेस के हिसाब से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट देखेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डन बाय द पर्सन्स हु आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स। तो हम प्रमोटर अंडर द कंपनी एक्ट कैसे डील किया गया है इसके बारे में देखते हैं। अंडर द कंपनी एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 69 states a person who first has been named such in the prospectus, such यानी कि promoter, or is identified by the company in the annual return। अभी जो annual return term है ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 62 में, सेक्शन 92 में इसके बारे में बात की गई है। The second, the person who has the control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as shareholder, director और otherwise, तो ये सारे व्यक्ति भी आपके promoters कहलाएंगे। और the third one is any person in accordance with whose advice or directions or instructions the board of director acts। तो ये सारे लोग, इन तीनों कैटेगरी में से फॉल करने वाले कोई भी लोग प्रमोटर कहलाते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। अब उनको पता करने का तरीका क्या है? द टेस्ट विच हैज़ बीन लेड डाउन इज if he or she has a desire that the company shall be formed, plus he has also taken or prepared to take some concrete steps towards the formation of the company। अगर ये टेस्ट पे वो इसको पास करते हैं, यानी अगर हमें पता करना है कि कोई व्यक्ति प्रमोटर है इस कंपनी का या नहीं, तो हमें इसी क्राइटेरिया के ऊपर उसे टेस्ट करना होगा। नाउ आई हैव प्रोवाइडेड फॉर 2 पॉइंटर नोट्स। यहाँ पर पहला नोट ये स्टेट करता है कि जो प्रमोटर होता है दैट पर्सन पेव्स द वे फॉर अ कंपनी टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। दूसरा नोट यहाँ पर ये बोलता है एनी पर्सन हु अरेंजेस फर्स्ट, डायरेक्टर, प्लेसेस, शेयर्स और negotiates preliminary agreements so as to culminate the functioning of the company। ये सारी चीज़ों को करने वाला व्यक्ति ही प्रमोटर कहलाता है। बट अ पर्सन who merely acts in a professional capacity on behalf of the promoter, हम उसे सॉलिसिटर या वैल्यूअर कहते हैं।
और उसको ये फंक्शन करने के लिए प्रमोटर की तरफ से पेमेंट की जाती है, एंड दोज पर्सन्स हु आर सॉलिसिटर्स और द वैल्यूअर्स दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द प्रमोटर्स. Now let's see what is the legal position of a promoter. यहाँ पर there's the case Erlanges versus New Sombrero Phosphate Company. यहाँ पर लॉर्ड केन्स ने एक्सप्लेन किया था लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर. उन्होंने बोला प्रमोटर शुड स्टैंड इन अ fiduciary position. They have in their hands creation and molding of the company. But if there comes a question in MCQ form that whether a promoter is an agent or a trustee of a company, you would say that no, promoter neither is an agent nor a trustee of the company. Now the next question is, what are the legal duties of a promoter? पहला तो not to make any secret profits of the promotion out of the promotion of the company, plus full disclosure of all the relevant facts of the company, including any profit made and his personal interest in the transaction with the company. Now जो सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑल्सो स्टेट्स कि जो प्रमोटर का जो प्रॉफिट होता है इट शुड बी डिस्क्लोज इन द प्रॉस्पेक्टस इटसेल्फ. प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कंपनी लॉ के अंदर पढ़ने होते हैं. हम आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर प्रमोटर के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन्हें क्लियरली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए. और वो जो डिस्क्लोजर होता है प्रमोटर के इंटरेस्ट का, दैट शुड बी फॉर प्रीसीडिंग 2 years. The next point which you need to know as a student of a company law is what are the rights of promoters. तो पहला राइट है to receive preliminary expenses from boards of director. अब ये जो पेमेंट है ये आर्टिकल्स के अंदर प्रोवाइड की जानी चाहिए. The second one is to recover proportionate amount from the co-promoters and also to remuneration. अब हमने जो यहाँ पर पहला पॉइंट डिस्कस किया कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ प्रोमोटर्स, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि उसे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिसीव होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बट यू नीड टू नो कि जो पेमेंट रिसीव होती है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, इस प्रोविज़न का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है, इस प्रोविज़न ऑफ पेमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल इफेक्ट नहीं होता है. इसलिए इन द केस ऑफ मल्हाडो वर्सेस पोर्टो अल्जीरे रेलवे कंपनी ये मेंशन किया गया कि द प्रमोटर कैन नॉट एक्चुअली sue for the payment of the preliminary expenses. Now let's see, as we have already seen the duties, the rights, now let's see what are the liabilities of the promoter. पहला है he is liable for non-compliance of section 26 of the Companies Act 2013. The second one is liable for any untrue statement in the prospectus to a subscriber, and the aggrieved person may sue the promoter for compensation of any loss or damage. अब ये जो फॉल्स स्टेटमेंट प्रोमोटर के द्वारा दिया गया है इसकी वजह से 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं. पहला, it would set aside the allotment of shares and debentures. The promoter may be sued for damages. The promoter may incur criminal liabilities as well. The next liability is that court may restrain a promoter from taking part in the management of the company for next 5 years if he is guilty under section 339 or breach of duty. Next liability is section 34, यानी criminally जो liable बनाया गया है उसे for issuing prospectus containing false or deceptive statements. अगली liability जो है वो breach of trust की है जिसके बारे में हमने बात की है. Next is कि he is liable, the promoter is liable even after the death. अब जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में वो ये हो सकता है कि प्रमोटर की लाइबिलिटी आखिर कमेंस कब से होती है. तो इसको आंसर करने के लिए देयर इज़ अ केस ऑफ लैचवेल माइनिंग कंपनी वर्सेस ब्रूक्स. इसमें ये कहा गया कि ये जो लाइबिलिटी है प्रमोटर की, इट वुड नॉट एक्सटेंड टू द अर्लियर एक्ट.